गुड मॉर्निंग साथियों, सभी को सुप्रभात। आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस फाइटर क्लासेज में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे कछवा राजवंश और कछवा राजवंश में हम मिर्जा राजा जयसिंह तक के शासकों को पीछे की क्लास में पढ़ चुके हैं। आज की इस क्लास के माध्यम से हम स्वाई जयसिंह को पढ़ेंगे, जो कि मिर्जा राजा जयसिंह के बाद आमेर का राजा बनता है। स्वाई जयसिंह के शासन काल की हम बात करें तो 1700 से लेकर के 1743 ईस्वी तक शासन रहा स्वाई जयसिंह का। 1700 से लेकर के 1743 ईस्वी तक आमेर पर शासन रहा किसका? स्वाई जयसिंह का। स्वाई जयसिंह को स्वाई की जो उपाधि है वो किसके द्वारा प्रदान की जाती है? औरंगजेब के द्वारा। कहते हैं कि स्वाई जयसिंह ने 7 मुगल शासकों का शासन देखा और औरंगजेब के द्वारा इसे स्वाई की उपाधि प्रदान की जाती है। औरंगजेब के निधन के बाद, औरंगजेब का निधन होता है 1707 ईस्वी में। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और औरंगजेब की मृत्यु के बाद औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम और एक का नाम था आजम, इन दोनों के बीच उत्तराधिकार के लिए युद्ध होता है और इस उत्तराधिकार युद्ध में स्वाई जयसिंह ने किसका साथ दिया? आजम का साथ दिया। लेकिन जीत किसकी होती है? मुअज्जम की होती है और मुअज्जम बहादुर शाह के नाम से दिल्ली का शासक बनता है। और शासक बनने के बाद बहादुर शाह आमेर का जो राजा है वो किसे घोषित करता है? स्वाई जयसिंह के छोटे भाई विजय सिंह को आमेर का शासक घोषित करता है। और आमेर का जो नाम है वो बदल करके क्या रखा जाता है? इस्लामाबाद या फिर मोमिनाबाद। वेरी इंपॉर्टेंट, आप यहां से नोट करते जाए, इस्लामाबाद या फिर मोमिनाबाद। तो याद रखिए साथियों, 1707 ईस्वी में औरंगजेब के निधन के बाद मुअज्जम, उनके पुत्र मुअज्जम और आजम के बीच उत्तराधिकार के लिए युद्ध होता है और इस उत्तराधिकार युद्ध में स्वाई जयसिंह ने साथ दिया किसका? आजम का। लेकिन जीत किसकी हुई? मुअज्जम की हुई, जो बहादुर शाह के नाम से दिल्ली का शासक बना। और शासक बनने के बाद बहादुर शाह ने स्वाई जयसिंह के स्थान पर आमेर का जो शासक है वो किसे घोषित किया? स्वाई जयसिंह के छोटे भाई विजय सिंह को। और आमेर का नाम बदल करके क्या रखा? इस्लामाबाद या फिर मोमिनाबाद। आगे हम बात करें स्वाई जयसिंह की। देखिए, हम उन्हीं बातों को ज्यादा यहाँ पे वरीयता देंगे जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में पूछी गई हैं। उन सभी टॉपिक्स पे हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो आगे हम बात करें साथियों स्वाई जयसिंह की। तो देखिए, स्वाई जयसिंह ने 1725 ईस्वी में ग्रह नक्षत्रों की एक सारणी, शुद्ध सारणी बनाई और उसका नाम रखा साथियों जीज मोहम्मद शाही। तो याद रखें, 1725 ईस्वी में स्वाई जयसिंह ने ग्रह नक्षत्रों की एक शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया और उसका नाम क्या रखा? जीज मोहम्मद शाही। आगे हम बात करें तो 1727 ईस्वी में जयपुर की स्थापना की जाती है किसके द्वारा? स्वाई जयसिंह के द्वारा। और जयपुर को 9 खंडों में विभाजित किया गया और पूरे जयपुर को एक परकोटे के अंदर बंद करवाया गया। और उस परकोटे में कितने दरवाजे बनाए गए? 7 दरवाजे। तो आप यहां से नोट करते जाए, जयपुर को कितने खंडों में विभाजित किया गया? 9 खंडों में। और संपूर्ण जयपुर को एक परकोटे के अंदर बंद करवाया गया और कितने दरवाजे बनाए गए? 7 दरवाजे बनाए गए। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है साथियों कि जयपुर को 9 खंडों में विभाजित करने वाला जो वास्तुकार था वो कौन था? पंडित विद्याधर भट्टाचार्य। जयपुर शहर का जो वास्तुकार था वो आप यहां से नोट करें, विद्याधर भट्टाचार्य। और जयपुर शहर के निर्माण में कुल समय की हम बात करें तो कुल कितना समय लगता है? 8 वर्ष का समय लगा। कितना समय लगा? 8 वर्ष का। आगे हम बात करें तो स्वाई जयसिंह के एक राजपुरोहित हुए हैं जिनका नाम है पौंडरिक रत्नाकर। स्वाई जयसिंह के जो राजपुरोहित थे वो कौन थे साथियों? पौंडरिक रत्नाकर, जिनके नेतृत्व में स्वाई जयसिंह ने अश्वमेध यज्ञ, इसके अलावा पुरुष मेघ यज्ञ, इसके अलावा राजसूय, वाजपेयी, इन यज्ञों का संचालन किया रत्नाकर पौंडरिक के नेतृत्व में। किसके द्वारा? स्वाई जयसिंह के द्वारा। तो कहते हैं कि स्वाई जयसिंह अंतिम ऐसा हिंदू राजा था जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया। और ये यज्ञ जो है वो किसके नेतृत्व में करवाए जाते हैं? रत्नाकर पौंडरिक के नेतृत्व में। इन सभी बातों का जो उल्लेख है वो हमें किससे मिलता है? बुद्ध विलास। किस ग्रंथ से मिलता है? बुद्ध विलास। तो आप यहां से नोट करें, इन बातों का जो उल्लेख है वो किस ग्रंथ से मिलता है? बुद्ध विलास। और ये बुद्ध विलास ग्रंथ जो है वो किसके द्वारा लिखा जाता है? भक्त राम शाह के द्वारा। आप यहां से नोट कर सकते हैं, बुद्ध विलास ग्रंथ की जो रचना है वो किसके द्वारा की गई? भक्त राम शाह के द्वारा। और ये भक्त राम शाह जो है वो कहाँ के रहने वाले थे? चाकसू के रहने वाले थे। इसके अलावा बात करें तो स्वाई जयसिंह के द्वारा
ग्रह नक्षत्रों पर आधारित 5 वेधशालाएं बनाई गई, जिन्हें जंतर मंतर के नाम से जाना जाता है। और पहली वेधशाला जो है उसका निर्माण कहाँ पे करवाया गया? दिल्ली में। तो सबसे पहले बनने वाली जो वेधशाला थी वो कहाँ पे बनाई गई? दिल्ली में। उसके बाद मथुरा के अंदर, और तीसरे नंबर की जो वेधशाला है वो बनाएगी आपकी बनारस के अंदर, और चौथे नंबर की जो है वो कहाँ पे बनाएगी? उज्जैन में। और सबसे अंत में किस वेधशाला का निर्माण हुआ? जयपुर का, जो कि सबसे बड़ी वेधशाला है। वेरी इंपॉर्टेंट, इन सब के अंदर सबसे बड़ी वेधशाला जो है वो कौन सी है साथियों? जयपुर। तो जयपुर जंतर मंतर का जो निर्माण है वो सबसे अंत में हुआ, जबकि सबसे पहले निर्माण किसका हुआ? दिल्ली का। और सबसे बड़ी वेधशाला जो है वो कौन सी है? जयपुर है। आगे हम बात करें तो देखिए, स्वाई जयसिंह ने सबसे पहले 1726 ईस्वी में नागा साधुओं को अपनी सेना में शामिल किया। और नागा साधुओं की हम बात करें तो दादू संप्रदाय को आपने पढ़ा होगा। दादू पंथ जो होता है, दादू पंथ की हम बात करें तो दादू पंथ 5 शाखाओं में विभाजित है। उन्हीं में से एक शाखा है साथियों नागा शाखा। और इस नागा शाखा के जो प्रवर्तक है वो किसे माना जाता है? सुंदरदास जी को माना जाता है। तो आप साथ साथ नोट करते जाएं, दादू पंथ की जो नागा शाखा है इसके प्रवर्तक किसे माना जाता है? सुंदरदास जी को। किसको माना जाता है? सुंदरदास जी को माना जाता है। और सबसे पहले स्वाई जयसिंह के द्वारा 1726 ईस्वी में नागा साधुओं को अपनी सेना में शामिल किया गया। इसके बाद हम बात करें तो 1787 ईस्वी में स्वाई प्रताप सिंह ने तुंगा के युद्ध के अंदर नागा साधुओं से सहायता ली थी। और 1805 ईस्वी में जोधपुर के राजा मानसिंह राठौड़ के द्वारा अपनी सेना में नागा साधुओं को शामिल किया गया। आगे हम बात करें तो 1729 ईस्वी में, वेरी इंपॉर्टेंट, 1729 ईस्वी में बूंदी के उत्तराधिकार के मामले में हस्तक्षेप किया किसने? स्वाई जयसिंह ने। और रीजन ये हुआ साथियों, कारण ये उसका जो नतीजा है वो ये हुआ कि स्वाई जयसिंह ने जब बूंदी के उत्तराधिकार के मामले में हस्तक्षेप किया तो मराठों को राजस्थान की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करने का मौका मिला। और इससे निपटने के लिए, इन मराठों से मुकाबला करने के लिए 1734 ईस्वी में, वेरी इंपॉर्टेंट, 17 जुलाई 1734 ईस्वी में स्वाई जयसिंह के द्वारा एक सम्मेलन का आयोजन करवाया गया, जिसे हम कहते हैं हुरडा सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन? हुरडा सम्मेलन। और इस हुरडा सम्मेलन का जो आयोजन है वो कहाँ पे होता है? भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ पे किया गया? हुरडा नामक स्थान पर। और ये हुरडा नामक स्थान कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। कब किया जाता है? 17 जुलाई 1734 ईस्वी को। और इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो किसके द्वारा की जाती है? मेवाड़ महाराणा जगत सिंह के द्वारा। मेवाड़ महाराणा जगत सिंह के द्वारा इस सम्मेलन की अध्यक्षता की जाती है। तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, 17 जुलाई 1734 को हुरडा सम्मेलन का आयोजन किया गया। किसके द्वारा? स्वाई जयसिंह के द्वारा। और इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो किसके द्वारा की जाती है? मेवाड़ महाराणा जगत सिंह के द्वारा। इसके अलावा हम बात करें तो 1714 ईस्वी में, वेरी इंपॉर्टेंट, 1714 ईस्वी में स्वाई जयसिंह के द्वारा गोविंद देव जी की जो मूर्ति है उसको वृंदावन से कहाँ लाया जाता है? आमेर प्रतिस्थापित करवाया जाता है। और गोविंद देव जी का जो मंदिर है वो राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय की पहली पीठ माना जाता है। स्थापत्य कला में यदि हम देखें तो 1734 ईस्वी के अंदर, 1734 के अंदर नाहरगढ़ का जो किला है, नाहरगढ़ का जो किला है उसका निर्माण किसने करवाया? स्वाई जयसिंह ने करवाया। कब करवाया? 1734 ईस्वी में। इसके अलावा हम देखिए तो जयपुर के अंदर जो जयगढ़ का किला है, जयगढ़ के अंदर, जयगढ़ किले के अंदर जेबाण तोप का जो निर्माण है वो भी किसके द्वारा करवाया जाता है? स्वाई जयसिंह के द्वारा, जो कि एशिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है। जेबाण तोप को पहियों पर रखवाने का जो काम है वो किसके द्वारा करवाया जाता है? राम सिंह द्वितीय के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट, राम सिंह सेकंड ने जेबाण तोप को पहियों पर रखवाया, जबकि इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? स्वाई जयसिंह के द्वारा। और ये तोप जो है वो कहाँ पे रखी गई है? जयगढ़ के किले में। इस प्रकार से स्वाई जयसिंह को हमने विस्तार से पढ़ा। स्वाई जयसिंह के बाद आमेर का जो राजा है वो कौन बनेगा? स्वाई जयसिंह का पुत्र ईश्वरी सिंह। तो आगे हम पढ़ेंगे साथियों ईश्वरी सिंह को। तो आगे आप यहाँ से नोट करें, आमेर का जो अगला शासक है स्वाई जयसिंह के बाद, स्वाई जयसिंह के बाद आमेर का अगला शासक कौन बनता है? ईश्वरी सिंह। वेरी इंपॉर्टेंट, आप यहां से नोट करते जाएं। ईश्वरी सिंह की हम बात करें तो स्वाई जयसिंह के बाद
आमेर का जो शासक है वो उसका पुत्र ईश्वरी सिंह बनता है और ईश्वरी सिंह और इसके सौतेले भाई माधो सिंह प्रथम के बीच उत्तराधिकार को लेकर के अनेक युद्ध होते हैं। उनमें से एक इंपॉर्टेंट आप यहां से नोट करें, 1747 ईस्वी में 1747 ईस्वी में राजमहल का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? राजमहल का युद्ध। और राजमहल नामक स्थान जो है वो कहां पे पड़ता है? टोंक में। ये राजमहल का युद्ध किसके बीच होता है? ईश्वरी सिंह और ईश्वरी सिंह के सौतेले भाई माधो सिंह प्रथम के बीच होता है। और इस युद्ध में जीत किसकी होती है? ईश्वरी सिंह की। इस जीत के उपलक्ष्य में ईश्वरी सिंह के द्वारा जयपुर के अंदर 7 मंजिला इमारत का निर्माण करवाया जाता है, जिसे हम कहते हैं ईसरलाट, ईसरलाट या फिर सरगासुली। तो ईसरलाट या फिर सरगासुली का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया? ईश्वरी सिंह के द्वारा, जो कि एक 7 मंजिला इमारत है। और याद रखें साथियों, इस मंजिल का या इस सरगासुली का जो निर्माण है वो किससे प्रेरित होकर के करवाया गया? विजय स्तंभ से प्रेरित होकर के करवाया गया। आगे हम बात करें तो 1747 के बाद 1748 ईस्वी में बगरू का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? बगरू का युद्ध। ये बगरू का युद्ध भी किसके बीच होता है? ईश्वरी सिंह और माधो सिंह प्रथम के बीच होता है। और इस युद्ध में जीत किसकी होती है? माधो सिंह प्रथम की होती है, जिसके कारण ईश्वरी सिंह को 5 परगने देने पड़ते हैं। किसे? माधो सिंह को। कितने परगने देने पड़े? 5 परगने देने पड़े। और आगे चल करके 1750 ईस्वी में मराठों से परेशान होकर के ईश्वरी सिंह आत्महत्या कर लेता है। तो आप यहाँ से नोट करते जाएं। 1747 ईस्वी में राजमहल का युद्ध होता है, जीत किसकी होती है? ईश्वरी सिंह की। और 1748 में बगरू का युद्ध, जीत किसकी होती है? माधो सिंह प्रथम की, जिसके कारण ईश्वरी सिंह को 5 परगने देने पड़े। किसे? अपने सौतेले भाई माधो सिंह को। लेकिन आगे चल करके 1750 ईस्वी में मराठों से परेशान होकर के ईश्वरी सिंह आत्महत्या कर लेता है। ईश्वरी सिंह के बाद अगला जो शासक है वो हम पढ़ेंगे स्वाई प्रताप सिंह। तो आप यहाँ से नोट करें, ईश्वरी सिंह के बाद अगला जो शासक है वो है साथियों स्वाई प्रताप सिंह। स्वाई प्रताप सिंह के शासन काल की हम बात करें तो 1778 से लेकर के 1803 ईस्वी तक शासन रहा स्वाई प्रताप सिंह का आमेर पर। दोस्तों, स्वाई प्रताप सिंह के समय मराठों ने जयपुर के अंदर काफी लूटमार मचाई, जिसके वजह से 1787 ईस्वी के अंदर लालसोट के अंदर तुंगा नामक स्थान पर तुंगा का युद्ध होता है। और ये तुंगा का युद्ध जो है वो किसके मध्य होता है? स्वाई प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया के बीच। तो वेरी इंपॉर्टेंट, आप यहां से नोट करें। 1787 में लालसोट में तुंगा नामक स्थान पर तुंगा का युद्ध होता है। और ये तुंगा का युद्ध जो है वो किसके बीच होता है? स्वाई प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया के बीच। स्वाई प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया के बीच ये युद्ध होता है। और इस युद्ध में जीत किसकी होती है? स्वाई प्रताप सिंह की। और याद रखें, इस तुंगा के युद्ध में नागा साधुओं ने सहायता की थी किसकी? स्वाई प्रताप सिंह की। इस युद्ध में स्वाई प्रताप सिंह की जीत होती है। लेकिन आगे चल करके 1790 ईस्वी में, वेरी इंपॉर्टेंट, 1790 ईस्वी में पाटन का युद्ध होता है। किसके बीच होता है? मराठों और स्वाई प्रताप सिंह के बीच युद्ध होता है। लेकिन मराठे इस युद्ध में जीत जाते हैं। आगे हम बात करें स्वाई प्रताप सिंह की तो 1799 ईस्वी के अंदर 1799 ईस्वी के अंदर स्वाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया। और इस हवा महल की हम बात करें तो इसमें कितनी खिड़कियां हैं? 953 खिड़कियां हैं। और इसके जो वास्तुकार हैं वो कौन है? लालचंद उस्ता। हवा महल के वास्तुकार कौन है? लालचंद उस्ता। 1799 ईस्वी में स्वाई प्रताप सिंह के द्वारा हवा महल का निर्माण करवाया जाता है। इसके अलावा याद रखें साथियों, स्वाई प्रताप सिंह जो है वो ब्रजनिधि उपनाम से कविताएं लिखा करते थे। इनकी कविताओं का जो संग्रह है वो क्या कहलाता है? ब्रजनिधि ग्रंथावली कहलाता है। इसके अलावा इन्होंने ग्रंथ की भी रचना की थी और वो ग्रंथ है साथियों राधा गोविंद संगीत सार। राधा गोविंद संगीत सार नामक जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ की जो रचना है वो किसके द्वारा की जाती है? स्वाई प्रताप सिंह के द्वारा। स्वाई प्रताप सिंह के संगीत गुरु थे जिनका नाम था चांद खां। इस चांद खां को स्वाई प्रताप सिंह के द्वारा बुद्ध विलास की उपाधि प्रदान की जाती है। तो आप यहाँ से नोट करें, स्वाई प्रताप सिंह के संगीत गुरु कौन थे? चांद खां थे। और इस चांद खां को स्वाई प्रताप सिंह के द्वारा कौन सी उपाधि प्रदान की जाती है? बुद्ध विलास की उपाधि। तो बुद्ध विलास की जो उपाधि है वो किसे प्रदान की गई? स्वाई प्रताप सिंह की संगीत गुरु चांद खां को। इसके अलावा नोट करें, स्वाई प्रताप सिंह के दरबार में 22 विद्वान रहा करते थे और 22 विद्वानों को क्या कहा जाता था? प्रताप बाईसी। क्या कहा जाता था साथियों?
प्रताप बाईसी या फिर गंधर्व बाईसी, प्रताप बाईसी या फिर गंधर्व बाईसी के नाम से जाना जाता था। इस प्रकार से सवाई प्रताप सिंह को हमने पढ़ा। सवाई प्रताप सिंह के बाद आमेर का जो अगला राजा है वो बनेगा साथियों सवाई जगत सिंह। तो आप यहां से नोट करें, आमेर का जो अगला शासक है सवाई प्रताप सिंह के बाद वो हम पढ़ेंगे सवाई जगत सिंह को। वेरी इंपोर्टेंट, आमेर का जो अगला शासक है वो है साथियों सवाई जगत सिंह। सवाई जगत सिंह के शासन काल की हम बात करें तो आप यहां से नोट कर सकते हैं, सवाई जगत सिंह का जो शासन काल है 1803 से लेकर के 1818 ईस्वी तक शासन रहा। 1803 से लेकर के 1818 ईस्वी तक शासन रहा आमेर पर किसका? सवाई जगत सिंह का। सवाई जगत सिंह के समय ही मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी के विवाह को लेकर के जयपुर और जोधपुर के बीच युद्ध होता है और उस युद्ध का नाम है साथियों गिंगोली का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? गिंगोली का युद्ध। आप यहां से नोट कर सकते हैं, गिंगोली का जो युद्ध है, गिंगोली का जो युद्ध है वो कब होता है? 13 मार्च 1807 ईस्वी को। किनके बीच होता है? जयपुर और जोधपुर के बीच होता है। उस समय जोधपुर का जो शासक था वो कौन था? मानसिंह राठौड़। और मानसिंह राठौड़ जो है वो इस युद्ध में हार जाते हैं। आगे हम बात करें सवाई जगत सिंह की तो कहते हैं कि सवाई जगत सिंह का रस कपूर नाम की एक नर्तकी से संबंध था और इसी वजह से इसे जयपुर का बदनाम बादशाह भी कहा जाता है। इसके अलावा वेरी इंपोर्टेंट 15 अप्रैल 1818 ईस्वी को 15 अप्रैल 1818 ईस्वी को सवाई जगत सिंह के द्वारा अंग्रेजों से संधि कर ली जाती है और अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली जाती है। इस प्रकार से सवाई जगत सिंह को हमने विस्तार से पढ़ा। सवाई जगत सिंह के बाद आमेर का जो अगला शासक है वो है साथियों राम सिंह द्वितीय। अगला जो शासक है वो कौन बनेगा? राम सिंह द्वितीय, जिसे हम सवाई राम सिंह भी कहते हैं। सवाई राम सिंह के शासन काल की हम बात करें तो आप यहां से नोट कर सकते हैं 1835 से लेकर के 1880 ईस्वी तक शासन रहा सवाई राम सिंह का। 1835 से लेकर के 1880 ईस्वी तक शासन रहा आमेर पर किसका? राम सिंह द्वितीय का। इनके राज्याभिषेक के समय ये अल्पवयस्क होने के कारण प्रारंभ में शासन पर जो नियंत्रण है वो किसका रहता है? मेजर लुडलो का। वेरी इंपोर्टेंट, प्रारंभ में इसके शासन पर जो नियंत्रण है वो किसका रहा? मेजर लुडलो का रहा। और याद रखें मेजर लुडलो ने ही जयपुर के अंदर समाधि प्रथा पर रोक लगाई। जयपुर के अंदर समाधि प्रथा पर सबसे पहले रोक किसने लगाई थी? मेजर लुडलो ने लगाई थी। इसके अलावा हम बात करें तो 1857 की जो क्रांति है वो किसके समय होती है? राम सिंह सेकंड के समय होती है, सवाई राम सिंह के समय होती है। और 1857 की क्रांति के अंदर राम सिंह ने अंग्रेजों की तन मन धन से खूब साथ दिया, खूब सेवा की और इसी वजह से राम सिंह सेकंड को, सवाई राम सिंह को अंग्रेजों के द्वारा एक उपाधि प्रदान की जाती है और वो उपाधि है साथियों सितार ए हिंद। तो याद रखें सितार ए हिंद की जो उपाधि है वो अंग्रेजों के द्वारा किसे प्रदान की गई? राम सिंह सेकंड को या फिर सवाई राम सिंह को। आगे हम बात करें सवाई राम सिंह की तो जयपुर के अंदर सवाई राम सिंह ने मदरसा हुनरी की स्थापना की। मदरसा हुनरी की जो स्थापना है जयपुर के अंदर वो किसके द्वारा की जाती है? सवाई राम सिंह के द्वारा। लेकिन आगे चल करके इस मदरसा हुनरी का जो नाम है माधो सिंह द्वितीय के द्वारा क्या कर दिया जाता है? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, ये नाम बदल करके किसके द्वारा किया गया? माधो सिंह सेकंड के द्वारा। तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं माधो सिंह द्वितीय के द्वारा मदरसा हुनरी का जो नाम है वो बदल के क्या कर दिया जाता है? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, वेरी इंपोर्टेंट, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। पहले इसका नाम क्या था? मदरसा हुनरी था। सवाई राम सिंह ने इसकी स्थापना की, लेकिन आगे चल करके माधो सिंह द्वितीय के द्वारा इसका जो नाम है वो क्या कर दिया जाता है? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। आगे हम बात करें तो 1868 ईस्वी में, वेरी इंपोर्टेंट, 1868 ईस्वी में एडवर्ड पंचम के जयपुर आगमन पर 1868 ईस्वी में सवाई राम सिंह ने जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया। इसके अलावा नोट करें सवाई राम सिंह के द्वारा प्रिंस अल्बर्ट के जयपुर आगमन पर अल्बर्ट हॉल की स्थापना की जाती है। किसकी स्थापना की जाती है? अल्बर्ट हॉल की स्थापना। तो याद रखें अल्बर्ट हॉल की स्थापना जो है वो प्रिंस अल्बर्ट के जयपुर आगमन पर किसके द्वारा की गई? राम सिंह, सवाई राम सिंह के द्वारा। और अल्बर्ट हॉल की जो स्थापना है वो कहाँ पे की जाती है? जयपुर में। और याद रखें साथियों ये अल्बर्ट हॉल जो है वो राजस्थान का पहला संग्रहालय माना जाता है। इसके अलावा हम बात करें सवाई राम सिंह की तो सवाई राम सिंह के द्वारा राम सिंह थिएटर,
आप साथ साथ नोट करते जाएं। राम सिंह थिएटर की जो स्थापना है, राम सिंह थिएटर की जो स्थापना है वो भी किसके द्वारा की जाती है? स्वाई राम सिंह के द्वारा। इसके अलावा रामनिवास बाग, संस्कृत स्कूल या महाराजा स्कूल, इन सब की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई? स्वाई राम सिंह के द्वारा। तो आज के लिए साथियों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।